स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से फॉर योर क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं अपवर्तनांक को। ये अपवर्तनांक क्या होती है भाई, अपवर्तनांक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपवर्तनांक से किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाना चाहिए, न्यूमेरिकल्स कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया था। परावर्तन को देखने के लिए हम लोग दर्पण का यूज कर रहे थे। दर्पण में हम लोगों ने जनरली 3 टाइप का दर्पण को पढ़े थे, समतल दर्पण, गोलीय समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। उससे जुड़ी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे। तो उसी प्रकार से प्रकाश द्वारा घटित एक और घटना जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ये भी प्रकाश के द्वारा घटित होने वाली एक घटना ही है जिसको हम लोग लेंस की सहायता से देख सकते हैं, विभिन्न माध्यमों में देख सकते हैं और जिसको हम लोग लेंस में पढ़े भी हैं। इससे पहले वाला वीडियो मेरा जो था वो लेंस से जुड़ा हुआ था कि लेंस में किस प्रकार से प्रकाश द्वारा अपवर्तन की घटना को दिखाया जाता है। यह वीडियो जो है स्पेशली अपवर्तनांक के ऊपर है और अपवर्तनांक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं इस पर है। लेंस से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस अपवर्तनांक को। तो अपवर्तनांक से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक है क्या, पहले इसको जानते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा अलग अलग घटना घटित होती है, जिसमें हम लोग पहला घटना पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन को। उसी प्रकार से अपवर्तन भी एक प्रकार का घटना ही है जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमें घटित होता हुआ दिखता है। और इसको अगर हम लोग परिभाषित करना चाहेंगे तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक को। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश या फिर किसी भी प्रकाश या स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका दिशा, उसका वेग, उसका तरंग दैर्ध्य, ये सारा चीज़ परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश द्वारा घटित इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिफिनेशन के तौर पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश द्वारा घटित वह घटना जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका दिशा, उसका वेग, उसका तरंग दैर्ध्य, ये सारा चीज़ परिवर्तित हो जाती है और इसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसा बोलने से हम लोगों को समझ में शायद नहीं आ सकता है कि एक माध्यम क्या होती है, दूसरी माध्यम क्या होती है। इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा ये माध्यम क्या होती है। तो चलिए हम लोग माध्यम को सबसे पहले समझ लेते हैं, ये माध्यम क्या होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये माध्यम क्या होती है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि चलो भाई मेरे साथ और मैदान में दोनों दौड़ लगाते हैं, तो आप मेरे साथ चलोगे और मैदान में हम लोग दोनों क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे। हमारे अंदर जितनी एफिशिएंसी रहेगी, जितनी भी शक्ति, जितना एनर्जी रहेगा, हम फुल स्पीड से उस मैदान में दौड़ लगाएंगे। अब अगर मैं कहूँ कि मैदान से दौड़ने के बाद चलो मैदान में हम लोगों ने बहुत दौड़ लगा लिया, मैदान के सामने मेरा एक नदी है और नदी के सामने जो बालू है, महीन बालू है, उन बालों में अभी हम लोग दौड़ लगाते हैं। तो फिर हम लोग चले गए मैदान से कहाँ पर, नदी में, और नदी के बालों में दौड़ लगाना स्टार्ट करती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इमेजिन करने का प्रयास कीजिएगा कि जब मैं मैदान में दौड़ रहा था और जब मैं बालों में दौड़ने के लिए गया, क्या दोनों ही जगह पर मेरा स्पीड सेम रहेगा? क्या जितना स्पीड से हम मैदान में दौड़ रहे थे उतना ही स्पीड से हम इस बालों में भी दौड़ सकते हैं क्या? आप इसको थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। अब बालों में हम दोनों आपके साथ दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिए। अब मैं कहूँगा कि भाई बालों में हम लोगों ने बहुत दौड़ लिया, अब चलो नदी के सामने मेरा एक खेत है जो धान का रोपाई करने के लिए रेडी है, यानी कि उसको पूरी तरीके से कादो किया हुआ है। अब उस खेत में चलते हैं चलो, और खेत के इस पार से होते हुए उस पार चलते हैं, बीचों बीच से होते हुए। अब वहाँ पर हम लोग खेत के बीच में से दौड़ लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब वहाँ पर महसूस कीजिए कि जितना स्पीड से आप इस बालों में दौड़ रहे थे, क्या आप उतना ही स्पीड से उस खेत में और कादो वाली खेत में क्या आप उतना ही स्पीड से दौड़ पाइएगा क्या? ये थोड़ा सा आप यहाँ पर विचार कीजिए। फिर खेत को पार करने के बाद मैंने कहा भाई अब आगे में हम लोग का रास्ता आ गया, हम लोग का सड़क आ गया। अब उस सड़क पर दौड़ते हुए अपना घर चले आते हैं। चलो, तो अब हम क्या किए, खेत से उठ करके सड़क में आ गए। तो क्या हम लोग जितना स्पीड से इस खेत में दौड़ रहे थे, क्या उतना ही स्पीड से यहाँ पर इस सड़क में भी दौड़ेंगे या फिर उससे तेज स्पीड से हम यहाँ पर दौड़ेंगे? तो आप बोलोगे कि खेत में कादो होने की वजह से हमारा स्पीड बहुत ही धीमा हो गया, लेकिन जैसे हम लोग सड़क मिल गया अब हमारा स्पीड फिर से पहले की तरह आ गया और हम बहुत स्पीड से दौड़ने लगे। तो यहाँ पर हम क्या चेंज कर रहे हैं कि हमारा स्पीड जो है वो बदल रहा है। एफिशिएंसी, एनर्जी तो हम हर एक जगह पर सेम ही लगा रहे हैं, लेकिन भी क्या हो रहा है कि हमारा जो है वेग, हमारा जो स्पीड है वो बदल जा रहा है। वो किसके परिवर्तित होने की वजह से? वो हमारा माध्यम के परिवर्तित होने के वजह से। तो मेरे लिए जो माध्यम का काम किया वो कौन कौन हुआ? मैदान हुआ, बालू हो गया, खेत हो गया और ये मेरा सड़क हो गया, ये मेरा सड़क हो गया। तो इसी प्रकार से प्रकाश को भी गुजरने के लिए कुछ न कुछ माध्यम का ज़रूरत पड़ता है और इसी जगह पर प्रकाश तो प्रकाश होती है,
वो ना ही उसके लिए मैदान काम आएगा माध्यम के रूप में, ना ही बालू, ना ही खेत और ना ही सड़क। तो प्रकाश कहाँ कहाँ गुजर सकता है, वही प्रकाश के लिए माध्यम हो सकता है। तो उसका माध्यम के रूप में हमारा काम करेगा, जैसे कि ये कांच हो गया, ये पानी हो गया, ये हवा हो गया, निर्वात हो गया, हीरा हो गया, केरोसिन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ये सर बहुत सारे ऐसे माध्यम होती है जिनसे होकर के प्रकाश गुजर सकती है। यही प्रकाश का गुजरने का माध्यम होगा। और इसी माध्यम में हो गया, इसी माध्यम में जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया और केरोसिन हो गया। जब इसी माध्यम में सूर्य का प्रकाश जब गुजरेगा तो उसका दिशा भी परिवर्तित होगा, साथ में उसका वेग भी परिवर्तित होगा, साथ में उसका तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित होगा। हमारा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही परिवर्तित हो रहा था, लेकिन जब प्रकाश इन माध्यमों से होकर के गुजरेगा तो उसका स्पीड तो कम होगा ही, साथ में उसका दिशा भी बदल जाएगा, साथ में उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा। यही है हमारा प्रकाश का अपवर्तनांक, जो हम लोगों को उनके कुछ माध्यमों के द्वारा घटित होती है। तो प्रकाश का अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका दिशा, वेग और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश द्वारा घटित इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया मेरा हवा, प्रकाश जहाँ से टॉर्च मार रहे हैं, मैंने यहाँ ऊपर से टॉर्च मारेंगे, मेरा नीचे में क्या है, पानी है। चलिए, तो वहाँ पर अगर हम टॉर्च मारेंगे तो हवा मेरे लिए क्या हुआ, प्रकाश का एक माध्यम हो गया जहाँ पर प्रकाश गुजर सकता है। और ये पानी भी मेरा क्या हो गया, प्रकाश के लिए एक माध्यम हुआ जहाँ से प्रकाश गुजर सकता है। अब मैं क्या किया, इस हवा से लाइट को इस पानी में मारा तो क्या हो गया, मारा तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि प्रकाश इस रास्ते से होते हुए आ रहा था, लेकिन क्या हो गया, जैसे ही वह दूसरे माध्यम मतलब पानी में प्रवेश किया, उसका जो दिशा है थोड़ा सा क्या हो गया, झुक गया, इधर अभिलंब की ओर झुक गया और उसके बाद आ रहा था, मतलब उसका दिशा क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से ड्राइंग के मदद से, फिगर के मदद से हम लोग सिर्फ उसका दिशा को परिवर्तित होता देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझना कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो दो माध्यम यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये दोनों माध्यमों में हम लोगों को चुनना पड़ता है कि एक तो मेरा सरल माध्यम होगा और एक तो मेरा होगा क्या, विरल माध्यम। एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग जो माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं, यह माध्यम हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है मेरा सघन माध्यम और एक होता है मेरा विरल माध्यम। हमें चुनना पड़ता है कौन है मेरे लिए सघन माध्यम और कौन है मेरा विरल माध्यम। और इस माध्यम के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसका दिशा किधर परिवर्तित होगा, मतलब किधर भागेगा कि किधर परिवर्तित होगा कि क्या होगा, ये हम जान सकते हैं यदि हम उसको सघन माध्यम और विरल माध्यम का चुनाव करने सके तो देखिए, एक होता है मेरा सघन माध्यम और एक होता है मेरा विरल माध्यम। इसको हम लोग यहीं से समझते हैं। चलिए, जैसे कि मैं आपको मैदान में दौड़ने के लिए और थोड़ी ही देर बाद मैं आपको कहाँ पर ले गया, उस नदी के सामने, नदी के किनारे बालू पर दौड़ने के लिए कह दिया, तो आप जितना स्पीड से इस मैदान में, मान लेते हैं आप इस मैदान में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे मैं आपको नदी के किनारे ले गया बालू में, आपका स्पीड क्या हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड, इतना स्पीड आपका रह जाता है। तो यहाँ पर जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो हमारा स्पीड क्या हो गया, हमारा स्पीड कम हो गया। तो इस माध्यम, यह जो माध्यम है वो, ये जो माध्यम है या तो मेरा सघन माध्यम है या फिर मेरा विरल माध्यम है। तो जिस जगह पर हम आसानी से दौड़ सकते हैं, जिस जगह पर आसानी से प्रकाश गुजर सकता है, वही मेरा क्या होता है, वही मेरा होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम को हम लोग सरल भी बोलते हैं। जहाँ पर हम लोग सरलता से गुजर सकते हैं, सरलता से दौड़ सकते हैं, वही मेरे लिए सरल माध्यम या विरल माध्यम होता है। और जिस जगह पर हमारा स्पीड कम हो जाता है, स्पीड मेरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वही मेरे क्या हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है, वही मेरे लिए सघन माध्यम हो जाता है। अगर हम इन दोनों में बात करें, एक खेत में हम दौड़ रहे थे और फिर हम चले गए कहाँ पर, सड़क पर चले गए, तो इस खेत पर हम क्या कर रहे थे, मेरा स्पीड बहुत कम हो गया था। तो कम हो गया था मतलब यही खेत मेरे लिए कौन सा माध्यम काम किया, ये मेरे लिए
सघन माध्यम का काम किया। और ये जो सड़क है मेरा, ये सड़क मेरा कौन सा माध्यम हुआ, यही सड़क मेरे विरल माध्यम का काम किया, विरल माध्यम का काम किया, या फिर मेरे लिए सरल माध्यम का काम किया। तो सरल माध्यम और विरल माध्यम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश को रिलेटेड करके कि ये जब सरल माध्यम या विरल माध्यम से प्रवेश करता है तो किस प्रकार से हमें घटना देखने को मिलती है। तो देखिए, इसी फिगर से हम लोग फिर से आपको समझा रहा हूँ। ये प्रकाश की किरण आ रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अभी मैं अगर बोलूँ ये मेरा हवा है एक माध्यम और ये एक माध्यम है पानी, तो हवा मेरे लिए क्या होगी, आप थोड़ा सा अपने से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हवा होगी ये मेरे लिए विरल माध्यम का काम करेगा, ये मेरे लिए विरल माध्यम का काम करेगा। और ये जो पानी है मेरा, वो मेरा क्या करेगा, वो मेरा सघन माध्यम का काम करेगा। जो हवा है मेरा वो मेरा विरल माध्यम का काम करेगा, और जो पानी है मेरा वो मेरा सघन माध्यम का काम करेगा। ऐसे अंदाजी लगा करके हम हर एक जगह पर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन है ना, लेकिन इसमें तो हम लोग कर सकते हैं ना। ये दो हवा के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो हवा के साथ हम आराम से पता लगा सकते हैं कौन मेरे लिए सरल है और कौन मेरे लिए विरल माध्यम हो सकता है। यहाँ पर जो प्रकाश की घटना देखने को मिलती है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये पता है कि आने वाली प्रकाश को हम लोग परावर्तन में क्या पढ़े थे, सूर्य से आने वाली प्रकाश या फिर किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते थे। यहाँ पर आपतित किरण ही बोलेंगे। परावर्तित, अगर यहाँ पर दर्पण होता और परावर्तित हो जाता तो हम लोग उसको परावर्तित किरण बोलते थे, लेकिन यहाँ पर परावर्तित ना होकर के प्रकाश उन्हीं माध्यम से होकर के गुजर रही है तो हम लोग इसको परावर्तित ना करके अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये मेरे लिए क्या है, आपतित किरण है। और ये जो किरण हमको देखने को मिल रही है जिसका दिशा बदल गया है वो मेरा अपवर्तित किरण है। और इन्हीं के बीच में हम लोगों को एक अभिलंब डालना पड़ता है, काल्पनिक हमको अभिलंब डालना पड़ता है। ये दर्पण में भी देखे थे हम लोगों ने, और यहाँ पर हमको लेंस बोले या फिर हम लोग दो माध्यमों में भी हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर किस प्रकार से घटना देखने को मिलती है, आप देख लीजिए कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ जाता है तो उसका वेग तो धीरे होगा ही, साथ में वह झुक जाएगा अभिलंब की ओर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी दिशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि प्रकाश यहाँ से, यदि पानी से फिर हवा में आता, यदि प्रकाश पानी है और फिर यहाँ पर मेरा क्या है, हवा है, पानी है और नीचे मेरा हवा है। अब मैं यहाँ पर टॉर्च यहाँ पर रखूँगा और अगर किरण यहाँ से आती तो क्या होता, यहाँ से अगर आता प्रकाश, यदि प्रकाश इस जगह से, यानी कि चलो हम मान लेते हैं कि हम किसी नदी में घुस गए हैं, स्वच्छ नदी में, ऐसा नहीं कि कादो कीचड़ वाला नदी में नहीं, स्वच्छ जहाँ पर हमको आर बार दिखता है, मतलब नीचे का स्तर हमको दिखता है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से बड़ा सा टॉर्च हम अगर मारेंगे वहाँ से तो प्रकाश आएगा ना भाई ऊपर में भी। तो वही घटना हम बोल रहे हैं। यहाँ पर पानी से यदि हम किसी टॉर्च को मारते हैं पानी के अंदर से तो क्या हो जाएगा, ये मेरा सघन माध्यम होगा और ये जो हवा मेरे के लिए होगा ये मेरा विरल माध्यम होगा। तो जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो जैसे ही उसको विरल माध्यम मिल जाएगा उसको फिर से एकदम पूरा फुल स्पीड में जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जब कोई प्रकाश सघन से विरल माध्यम में गया, मतलब जब हम लोगों को सघन माध्यम मिला था खेत में और जैसे ही हमको सरल माध्यम या विरल माध्यम सड़क मिल गया हम अपना स्पीड फिर से प्राप्त कर लिए थे। उसी प्रकार से जैसे ही वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा उसको फिर से अपना स्पीड मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, अब वो अभिलंब की ओर झुकने वाला नहीं है, अब बोल के अभिलंब से दूर भागेगा, पूरा स्पीड में भागेगा। समझ गए। यहाँ पर दो चीज़ आपको गौर करना, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर की ओर भागती है। ये दो चीज़ आपको नोट करके रखना है, दो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि हमने तो यहाँ पर अपवर्तित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली यह है कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना तो इसे तो हम आपतित किरण कहते हैं और इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। लेकिन यदि कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, सघन से विरल में आ रहा है, तब इसे तो हम लोग आपतित किरण कहते ही हैं, लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है।
और ये सारी घटना हमको कहाँ पर देखने मिलती है, माध्यमों में देखने मिलती है। तो यहाँ पर प्रकाश के लिए माध्यम का काम कौन कौन करेगा, तो ये सारा जो होती है, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, निर्वात हो गया, हीरा हो गया, यही सारा चीज़ हमारा प्रकाश के लिए माध्यम का काम करेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन में देखे थे कि यहाँ पर परावर्तित की जो घटना होती है वह बिना नियम का नहीं होता, वहाँ पर 2 नियम का पालन किया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर जो अपवर्तन की घटना होती है ये ऐसे ही नहीं होता है, यहाँ पर भी हमें नियम का पालन करना पड़ता है। और यहाँ पर भी यानी कि अपवर्तन में भी हमें अपवर्तन के 2 नियम का पालन करना पड़ता है। अपवर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और बीच से डाला गया अभिलंब तीनों एक के तल में होता है। ये मेरा अपवर्तन का पहला नियम है। क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत होता है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। आप समझ गए कि दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, अच्छा आपतन कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनता है। क्वेश्चन में कभी कभी आपको कोण यहाँ का दिया हुआ रहता है, ये वाला कोण आपको कभी कभी दिया हुआ रहेगा, तो ये कोण है ही नहीं हम लोगों का आपतन कोण। कभी कभी आपको छकाने के लिए, आपको ठगने के लिए, आपका माइंड रीड करने के लिए जो एग्जामिनर है वो इस एंगल को बोलेगा आपतन कोण दिया हुआ रहेगा। लेकिन यदि आप जान जाओगे कि ये तो आपतन कोण है ही नहीं, क्योंकि आपतन कोण तो मेरा अभिलंब के साथ बनता है, अपवर्तन कोण तो मेरा अभिलंब के साथ बनता है, तब आप इस चीज़ को पकड़ लोगे। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण जो अभिलंब के साथ बना है इसका अनुपात हमेशा बराबर होती है, हमेशा नियत होती है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बात आता है। इतना सारा थ्योरी था हमारा, यदि आपने थ्योरी को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा तो यहाँ पर से जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा, बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार से यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर अपवर्तनांक का दूसरा नियम से हमें अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश हवा से पानी में जाता है जैसा कि आकृति में दिया गया है तो अपवर्तनांक ज्ञात करें। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो प्रकाश है मेरा वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। प्रकाश जो है वो मेरा हवा से आ रहा है पानी में, और अभी मैंने आपको बताया जहाँ पर आसानी से आप दौड़ सकते हैं वही मेरे लिए विरल माध्यम है, वही मेरे लिए सरल माध्यम है। और जहाँ पर हमारा वेग थोड़ा सा कम हो जाएगा वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो प्रकाश जो है वो हवा से पानी में आ रहा है, मतलब सरल माध्यम यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम की ओर आता है तो उसका वेग तो घट जाता है, साथ में उसकी दिशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है आ रही थी सीधा इस लाइन में, लेकिन वो क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया है। इसके द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि मतलब ये जो माध्यम है वो मेरा क्या है, सघन माध्यम है कंपेयर टू इस माध्यम से यानी कि हवा से। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर छकाएगा, इस पर हमें इस कोण को दे करके उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन को लिया हूँ। देखिए हमें आपतन कोण नहीं दिया हुआ है, बल्कि आपतन कोण के सामने वाली कोण हमें दिया हुआ है, सामने वाली कोण हमको दिया गया है। अपवर्तन कोण भी नहीं दिया है, अपवर्तन का सामने वाला कोण हमें दिया गया है। तो हमें ना ही आपतन कोण दिया हुआ है और ना ही अपवर्तन कोण दिया है। तो हम लोग अपवर्तन का दूसरा नियम को कैसे लगाएं यहाँ पर, तो इसके लिए हमें अपवर्तन कोण निकालना पड़ेगा। भाई मेरे ये जो 2 कोण है ये मेरा अपवर्तन कोण नहीं है, ठीक है, और ना ही आपतन कोण है। तो यहाँ पर हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है अभिलंब हमेशा 90 डिग्री में खींचा जाता है। इसका मतलब ये जो कोण है मेरा पूरा कोण ये मेरा 90 डिग्री का है, आधा कोण ये 60 ले लिया तो बचा कोण कितना, 30 डिग्री का। तो ये कोण मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। 30 और 60 मेरा 90 डिग्री हो जाएगा।
डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए ये कोण हमें दिया गया है, लेकिन अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण हमें नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब ये कोण मेरा कितना होगा, आपको पता है कि अभिलंब हमेशा 90 डिग्री में खींचा जाता है। तो ये कोण अगर मेरा 45 डिग्री का है भाई, तो ये मेरा कोण भी कितना हो जाएगा, ये कोण भी मेरा 45 डिग्री का हो जाएगा। अब हमको आपतन कोण मिल गया और अपवर्तन कोण हमें मिल गया, तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपवर्तन का द्वितीय नियम से। अपवर्तन का दूसरा नियम से। और अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जिया, जिया का मतलब साइन होता है, जैसे आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब, तो वही है हमारा जिया। तो साइन को जिया बोला जाता है, कोस को कोजिया बोला जाता है, टेन को टेंजेंट बोला जाता है ना, इस तरह से। तो आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर, ये जो है नियत होती है, जिसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इसी नियत को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो यही अपवर्तनांक हमें निकालने के लिए कहा गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे, साइन आपतन कोण की मान कितना दिया हुआ है, तो ये मेरा 30 डिग्री बना है, बट्टा साइन अपवर्तन कोण की मान कितना दिया हुआ है, तो ये हमें 45 डिग्री का दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर साइन का टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का जो आपने टेबल याद किया था त्रिकोणमिति में, उस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको टेबल तो याद है ना आपको। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको भी हो जाए याद। 10, जैसे कि आपको पता है कि ये टेबल हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है। साइन 0 डिग्री के वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 90 डिग्री का मान होता है 1। उसी प्रकार से जैसे इसका उल्टा होता है 1√3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0। 10 का भी होता है उसी प्रकार से 0, 1/√3, 1√3 और ये इन्फिनिटी। ये टेबल आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या पूछ रहे हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछा है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछा है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री का मान पूछा है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तक समझ में आ गया। अब देखिए इसका हम लोग सोल्व करते हैं किस प्रकार से। अब बराबर क्या है मेरा, म्यू है, मतलब ये मेरा क्या है, म्यू इसको बोलते हैं। यू का पैर खींच दिया तो म्यू बन गया, तो म्यू अपवर्तनांक होती है। यहाँ पर इसे सोल्व कर सकते हैं 1/2 इंटू, आपको पता है नीचे वाला चला जाता है ऊपर और ये हो गया मेरा नीचे। इसका आंसर आ गया मेरा कितना, म्यू बराबर ये √2/2 बराबर म्यू। यही मेरा अपवर्तनांक है, इस क्वेश्चन का अपवर्तनांक। तो आपको सबसे पहले तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछने के लिए आपको मैथ्स का जो आपका ये ट्रिगोनोमेट्रिक का जो टेबल है इसको याद रखना पड़ेगा। और भी हमारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, उनको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये तो था मेरा एक टाइप का सवाल। अब तो मेन सवाल सब तो बाकी ही है यहाँ पर, जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक हमारा 3 टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है। 3 टाइप का क्वेश्चन, एक तो ये था मेरा एंगल का देगा और एंगल से हमें छकाने का प्रयास करेगा, ठगने का प्रयास करेगा, जिसको हम समझ लिए। और 2 टाइप से पूछा जाता है, एक पूछा जाता है माध्यम का अपवर्तनांक और एक पूछा जाता है अपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पूछा जाता है हमको। एक पूछता है माध्यम का अपवर्तनांक और एक पूछता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होती है, हम इसको मिटा करके चलिए यहाँ पर दोनों ही अपवर्तनांक को समझते हैं। और उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जितने भी हमारा अपवर्तनांक का मान होती है ना, उस अपवर्तनांक का मान को हमें या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेकिन आप जब बड़े क्लास में जाओगे तब उसके बाद आपको अपवर्तनांक का मान नहीं दिया हुआ रहता है, तब हमें याद करना पड़ता है कि कांच का अपवर्तनांक का मान कितना होता है। जिस प्रकार से मैंने अभी अपवर्तनांक निकाला ना, जैसे कि हवा से पानी में गया था तब हमारा अपवर्तनांक का मान कुछ निकला था, उसी प्रकार से यहाँ पर अपवर्तनांक का मान को आपको याद रखना पड़ता है। कांच का अपवर्तनांक हमेशा याद रखिएगा 3/2 होता है, पानी में 4/3 होता है, हवा में अगर हम लोग देखें तो 1 के बराबर भी होता है और निर्वात में पूरी 1 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.9 होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो हमारा हीरा में देखने को मिलता है। हीरा में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो